सबसे पहली चीज़ है, जो लोग इसके जुर्म जिन्होंने किए उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जजेस के घरों में जाके बगिंग डिवाइसेस लगाना, उनको उठाना, कानून को अपना पूरा जो कोर्स है वो लेना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि असद नोटिस लिए, पर यह असद नोटिस लेना काफ़ी नहीं है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और लोगों को एग्जाम्पल बनाना वो सबसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने हाई कोर्ट जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने यह कहा कि मैंने 6 जजेस का खत पढ़ा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। नाज़रीन, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसके लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जबकि दीगर जजेस में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को 11:30 बजे मामले की समाअत करेगा। आज खुद नोटिस पर पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि हमारा ख्याल है कि फुल कोर्ट बैठे तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ये दरखास्त है कि बेंच के अरकान की तादाद बढ़ा दें। इससे कबल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शिकायत पैदा ना हो। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत और काबीना अदलिया की आज़ादी के असूल की कायल है। अदलिया की आज़ादी और मुअज़्ज़िज़ 6 जजेस साहिबान के ख़त पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, ये अचानक कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया। इसी तमाम तर मामले पर हमारा आज का जो पहला और बड़ा सवाल कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का इनकार और सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस, असल वजह क्या है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, क्या वजह क्या हो सकती है कि पहले वो माने और फिर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, और फिर ये जो आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या ये लिंक्ड है आपस में? बिल्कुल लिंक्ड हैं, क्योंकि तसद्दुक़ जिलानी साहब कह रहे थे कि मैं पीर से शुरू कर दूंगा काम। इस हद तक वो तैयार थे इस पे, और उसके बाद फिर अचानक उनको आर्टिकल 209 भी याद आ गया और उनको लगा, और बात तो सीधी है दुआ, कुदरत मौका देती है हमारे बड़े लोगों को कि आपके पास ये मौका है कि इससे फ़ायदा उठा लें, लेकिन बदकिस्मती से वो फ़ायदा नहीं उठाते। पहले दिन भी मैंने कहा था कि ये इसको इजी ना लें आप, इन 6 जजेस के ये जो इन्होंने ख़त लिखा था, लेकिन यहाँ तासुर यही देने की कोशिश की गई कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ हुआ तो वो उस वक्त वो जो पॉलिटिकल पार्टी ट्रॉलिंग कर रही थी मुसलसल, उनको पटवारी जज करार दे रही थी। आज दूसरी तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि ये कोई यूथिया जजेस हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में। काजी फायज ईसा साहब को पहले दिन ये आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि वो जिन पे इल्ज़ामात हैं वो सब तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ना वो सारे, और उन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब को आप कहते हैं कि जी आप ठीक है, आप एक वो कमीशन बना लें और हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जज हमारी तरफ देख रहे हैं। जजों ने असल में अपने सरबराह को एड्रेस किया था कि हुजूर हमारे साथ ये हो रही है और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, ये मुदाखलत रुकवाएं आप। लेकिन वो सरबराह ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है उधर से हो जाएगा। लोगों को इसलिए हैरत उस पर हुई थी कि हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पे उनको उनका केस नहीं सुनना चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि जी एक रिटायर्ड को चीफ जस्टिस, गोया रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होते हैं इस मुल्क में वो कुछ ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं वो कोई बहुत कमज़ोर आदमी है। इससे तासुर तो यही गया। अब बना लिया आपने, अब उधर से आवाज़ें ये आना शुरू हो गई कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं, ये जज थोड़े हैं, या इनकी तादाद बढ़ाएं। अब प्रेशर आप पे आ गया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इसका कि जब उधर से इनकार हुआ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से। मैं देख रहा था कहीं वो हामिद खान साहब भी इसका क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने उनसे कहा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से कि आप क्यों इनका आलाकार बन रहे हैं, इनको करने दें। तो अब खेल तो शुरू हो गया, अब जो भी हो। अब अच्छा, फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो जो सब लोग कर रहे थे ना, इसको डिफेंड कर रहे थे कि जी कमीशन बन गया, बड़ा अच्छा हो गया, इंसाफ मिल जाएगा।
अब वो और तरह सी चीज़ें लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी 6-1 का फैसला आ जाना है, कोई कह रहा है 5-2 से फैसला आ जाएगा, इसलिए कोई इशू नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं और फिर जब इसके मुताबिक फैसले भी आ जाते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है हमारे इदारों की। और सुप्रीम कोर्ट को पता है, चीफ जस्टिस साहब को, कि क्रेडिबिलिटी किस लेवल पे है। तो ये एक बेहतरीन मौका था उनके पास क्रेडिबिलिटी अपनी बहाल करने का, लेकिन वो बस मिस कर गए। अब उन्हें करना पड़ रहा है। वो खुद करते तो उनकी इज्जत में यकीनन इजाफा होता, लेकिन अब चूंकि करना पड़ रहा है, अब इसलिए वो बात रहती नहीं है उसमें। अब जो मर्जी कहते रहे। देखिए ना, 2-3 दिन से एक ही बात हो रही थी कि जी वो कमीशन की हिमायत हो रही थी हर तरफ से कि जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तारीफ़ें हो रही थी, नो डाउट वो शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं था जितना इसको बना के पेश करने की कोशिश की जा रही थी। अब चीफ जस्टिस साहब फंस गए हैं इसमें। अब देखते हैं कि वो इसमें से निकलते कैसे हैं। इसके लिए महारत चाहिए होगी, लेकिन लेट्स सी। सही जी। आमिर साहब, आप जो हुकूमत तहकीकात कराना चाह रही थी, अब वो कहाँ स्टैंड करेंगी? क्या इसकी ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के बाद कि हुकूमत भी अपनी सतह पर तहकीकात कराए? और आप किस तरह से देखते हैं इनके इनकार को? आपको लगता है कि कोई वजह हो सकती है, क्योंकि पहले वो माने और फिर उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को आज खुद नोटिस लेना पड़ा? ये जो जजों की शफकत पिदरी होती है ना, ये बड़ी मैटर करती है। जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे तो उनके अरसलान बेटे के लिए शफकत पिदरी बार बार आती थी। अब यहाँ पे भी इनके साहबजादे ने वो 300 जो लोगों ने खत लिखा वकीलों ने, हालांकि हजारों वकला की जो बार्स हैं उन्होंने हमायत की थी। अब 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब से परसों मेरी खुद बात हुई थी और उन्होंने कहा था मैं ईद के बाद इसकी समाअत शुरू करूंगा, और मैंने पूछा था कि मीडिया को ओपन करेंगे, तो उन्होंने कहा ये जुडिशियल प्रोसीडिंग तो नहीं है, लेकिन जब हम बैठेंगे तो फैसला करेंगे। अब क्या हुआ? अब 2 चीजें, एक ये है कि यह कनाइवेंस हो गई है जी कि जी हामिद खान ने कह दिया, जो आया साहब ने सुना, मैंने नहीं सुना हामिद खान का, कि जी वो इस वजह से पीछे हट गए और उधर से चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया। 2 चीजें हैं इसमें भी। इसमें एक तो ये है कि जी आपको आइन का आर्टिकल 9 पढ़ना चाहिए जिसमें जजेस की प्राइवेसी लिखी हुई है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हुकूमत ने कमीशन बनाया, हुकूमत ने कोई कमीशन नहीं बनाया। ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो उनको कहा गया प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कमीशन बनाया। ये बात क्लियर कर लें कि हुकूमत का कमीशन नहीं था, ये फुल कोर्ट के डिसीजन, अक्सरियती फैसले का डिसीजन था। अब लोग मिला रहे हैं कि जी एक तरफ से खाता है जिलानी का और दूसरी तरफ से सुओ मोटो हो गया। हो सकता है दोनों का हो। जजेस के ऊपर बात हो रही है कि जी मुनीब अख्तर क्यों नहीं, जस्टिस आयशा नहीं है, तो एक लाहौर में है एक कराची में, और मुनीब अख्तर साहब ने खुद ये सुओ मोटो वाले की फैसले की तायद की कि आज जो नोटिस ले रहे थे, क्योंकि 3 जजेस के नाम आ रहे थे जो पहले से कह रहे थे कि हमें अदालत में इसको तय करना चाहिए। अब आर्टिकल 9 पढ़ें तो वो है जजेस की प्राइवेसी का। यहाँ पे वो मिट्टी पाओ प्रोग्राम असल में अब आना है। मेरी राय यह है कि इसके अंदर बातें शातें खूब होंगी, टिका के होंगी, लेकिन जजेस की प्राइवेसी के नाम पे उन 6 के 6 जजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये कमीशन में जाते हैं तो इन जजेस को बाकायदा तौर पर सबूत देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमें देखनी होगी गुफ्तगू, चीफ जस्टिस जब बात करेंगे वो बताएंगे ना, क्योंकि उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात कही और उन्होंने मान ली। तो अब वो बताएंगे कि वो आज खुद नोटिस पे क्यों गए। क्या वो तसद्दुक़ जिलानी साहब का कोई उनको मैसेज पहले आ गया था पीएम को, चूंकि उन्होंने खत लिखा है, और जजों ने अपने बॉस को बिल्कुल खत नहीं लिखा, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा और एक रिक्वेस्ट की कि कन्वेंशन कराएं ताकि इन सबको तकरीरों का मौका मिले, जो अदालतों में कर रहे हैं उनसे हट के ओपनली फिर करें कि 200 बंदे डिसोबीडियंस कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तो जो शौक रह गया है वो पूरा कर लें। आर्टिकल 209 का जो तसद्दुक़ जिलानी ने हवाला दिया वो ये दिया कि इन्होंने चूंकि जजेस ने वहां खत लिखा है तो वो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं, इन जजों का केस वहां नहीं जा सकता कि वो अगर किसी के खिलाफ ग्रीवेंस लेके आए हैं तो आर्टिकल 209 यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसका हल पेश नहीं करती। लिहाजा अदालत अपने तौर पे देख ले। तो अदालत ने अब अपने तौर पे 7 रुकनी बेंच बनाया। अब इसके अंदर मैंने जैसे 2 जजेस का कहा कि वो इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर और कराची में है। अब आप देखें कि जहां पे जो मेरा हमेशा से असूल रहा है और मैं बात करता हूं जजेस की अपॉइंटमेंट, अब इसके अंदर 3 जजेस एक चैम्बर से हैं और तीनों रिस्पेक्टिव अलग अलग हाई कोर्ट से आए हैं। अब ये बात है कि भाई चिट क्यों आप ना एक पीएन भर्ती देते हैं बगैर इश्तिहार के। तो जजों का भी मैकेनिज्म चीफ जस्टिस साहिबान के भी हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि उन साइलिन से पूछा जाए
जो बतौर वकील, बतौर हाईकोर्ट जज इनके साथ निमटते हैं, इनके पास पेश होते हैं, इनसे वकला पैसे मांगते हैं जजेस के नाम पे, अदलिया को बदनाम करते हैं, तो लोग बताएंगे कि जी मैंने तो फलां जज के लिए पैसे दिए थे। जिसको जख्म होगा वो सारे बताएंगे और साबित होगी चीजें। ये जो हर चीज पे कारपेट रखना है ना, जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने 10 मई 2023 से लेकर और रिटायरमेंट तक इस खत को दबा के रखा जो अब ओपन हुआ है, जो ओपन किया, जबकि काजी साहब ने तो फौरन उसी रात बुला लिया ना जज कि उनको खत मिलता है 25 का लिखा हुआ है 26 को, और वो 2.5 घंटे उनको सुनते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब अच्छी लंबी गुफ्तगू करते हैं, हम जिस पे बात भी करते हैं, तो जब वो गुफ्तगू करेंगे परसों 11:30 बजे तो बहुत सारी चीजें ओपन होंगी, और मेरे ख्याल में अच्छा है कि अब ओपन होना चाहिए। बिल्कुल, एक दफा सामने चीजें आनी चाहिए कि हकीकत है क्या। फैसल साहब आपको क्या लगता है, इनकार की क्या वजह हो सकती है? क्या ये लिंक्ड है आपस में? आज खुद नोटिस भी, और जिस तरह से आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, एक अदलिया का जो एक मैकेनिज्म है उस पर भी ज़ाहिर सवाल उठते हैं। इस वक्त तो अदलिया के फैसले भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो कितना ज़रूरी है कि दूध का दूध पानी का पानी हो? आमिर साहब तो बिला वजह में अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस पर ये सारे मामले में अदलिया की हायरिंग और फायरिंग कहाँ से आ गई? अभी मामला दूसरी नौयत का, उसको आमिर साहब पता नहीं कहाँ से बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जी, जज किस तरह अपॉइंट होते हैं, अगर आपको यही पता लग जाए ना। अरे इस पर आज टॉपिक नहीं है ना, हम तो इस बात में अपॉइंटमेंट गलत होती है तो फैसले गलत होते हैं ना। अरे भाई, यही अदलिया का तो मसला है। 104 ये जो ऊपर से नीचे से टॉप पे है, क्यों है? जी फैसल। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने जो आज नोटिस खुद लिया है, अगर ये पहले दिन ले लेते तो इनकी, हम ये तो नहीं कह रहे कि इनकी आज इज्जत कम हो गई है, हम तो कहेंगे इज्जत और वकार में मजीद इजाफा हो जाता। फिर ये कोई तासुन नहीं जाता कि आपने किसी खौफ से या किसी दबाव से या किसी अपनी अना को सामने रख के ये काम कर दिया, ये बात नहीं कही जाती। पहले कर लेते। आपने तो सारे मामले को जो आमिर साहब कह रहे हैं मिट्टी पाव पॉलिसी के तहत जो है इसको दबाने की कोशिश की ना, मामला दब नहीं रहा है। इस नुक्ते को समझे खाली आप, और दूसरा इश्यू कुछ भी नहीं है। मामला किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मामला ये दब नहीं। हम तो आपसे पहले दिन हमने कहा था भाई ये पूरी एहतजाजी तहरीक नजर आ रही है, और ये एहतजाजी तहरीक जो है वो चौधरी इफ्तिखार वाली नहीं होगी जिसको कोई हाईजैक करे, जो वकील जो है उसको हाईजैक कर ले। इस तहरीक को जो है नौजवान वकील जो है वो लीड करेगा, और हाईजैक कर वकीलों को तो इस तहरीक में शायद दाखिले की जगह भी जो है वो ना मिले। तो ये सब कुछ नजर आ रहा था, इसलिए जो है वो बचत का रास्ता, यानी कि एक तूफान के आगे जो है ये खुद नोटिस लेके जो है वो बैरियर बांधने की कोशिश की इन्होंने कि बैरियर लगा दो, जो तूफान आने वाला उसको रोको, इसकी समातें बढ़ाओ, ये करो फला करो, कुछ इसको जो कहते हैं ना, अब मिट्टी पाव का जो तरीकेकार जो वो तब्दील हो गया है। मिट्टी अभी भी पाने की कोशिश की जाएगी, अभी भी मसले को हल करने की कोशिश नहीं की जाएगी, अभी इस मसले का मुस्तकिल हल निकल। ये जो जजेस हैं, ये जजेस की शिकायत क्या है? इन जजेस की वो शिकायत है जो कल तक जो है जस्टिस काजी फायद ईसा की शिकायत थी। ये जजेस की शिकायत है आज, जो जजेस आज शिकायत कर रही है, सारी वो शिकायतें जो कल तक ये खुद चीफ जस्टिस कर रहे थे। आप अपने हालात से जो आप पे भी थी, आप उसी का एहसास करते हुए जो है ना सूरत हाल का इदराक कर लेते हैं, नोटिस ले लेते, लेकिन नहीं किया। यहाँ सिर्फ सियासतदान जो है ना कुर्सी नहीं बचाता, या हर ताकतवर आदमी जो है ना वो अपनी कुर्सी को जो है ना वो बचा के रखना चाहता है, वो ताबेदार बन के जो है वो नौकरी करना चाहता है। बदनाम तो खाली जो है वो सियासतदान हो जाता है। हर आदमी जो है हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो जो है वो कुर्सी को बचाने के लिए जो है काम कर रहा है। कुछ और बोलने वाला तो रुक गया मैं। लेकिन बात यह है कि एहतियात करनी पड़ती है ना, थोड़ी जाता हूँ मैं आमिर साहब की तरह। तो भाई भूल गए हो या सच बोल लो? जो रट्टा लगा के आए थे ना वो भूल गए हो? बोलते फैसल बेफिक्र होकर बोलो, वो मीडिया नहीं देखते। रहनी चाहिए अभी, बंदे को सेंस में रहना चाहिए और बात खुल के करनी चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं रट्टे का काम ही नहीं है। अभी तो छक्के चौके मारने वाला काम, जो हालात है ना, आपके हालात मुझे तो समझ आ चुके हैं। रट्टे का देखिए, बात ये है कि रट्टे का काम आपका है कि आपको मसला रट्टे का काम आपका है। आपका एक जुमला आगे पीछे हो गया ना तो आपकी तरफ हो जाएगी। हमारा इशू नहीं है रट्टा, हमारा इशू नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप एहतियात करें, और जो लिखा हुआ समझ नहीं आता, जो लिखा हुआ और जो मैसेज हो उससे आगे पीछे आपने नहीं जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट करता हूँ, जरा अकल बता दें अपनी। कहीं पे कोई 2 आर्टिकल भी पता है जिस पे बात करने आ गए हैं?
फैसल साहब चलें, आमिर साहब उनको बाद मुकम्मल 209 नहीं बता दो दोबारा, मैंने अभी बताया था। चलें आमिर साहब, फैसल साहब आप लिखा जो है ना, जो लिखा इनके पास जो है ना सवाल भी जो है ना लिखे हुए आते हैं कि ये सवाल आपने जवाब लिख के भेजे या किसी टीम ने भेजे हैं सवाल, इनकी सोच मेरे पास आते हैं, शायद आपको नहीं भेजते ये आजकल। नहीं सबको भेजते हैं जी सवाल। सबसे पहले हम ये पर्चा पहले आउट कर देते हैं। जज्बात में और पैसे भी नहीं लगे। साहब ने जी हुकूमत ने पहले तो कोशिश की कि कमीशन बना के इस मामले को, हुकूमत ने नहीं बनाया कमीशन, फिर मिट्टी फिर आप हुकूमत ने नहीं बनाया, हुकूमत ने काजी साहब से मिलके बनाया था। फैसल नहीं, काजी साहब ने गवर्नमेंट से मिलकर बनाया, उनको बुलाया पीएम को, लॉ मिनिस्टर को, और पब्लिकली बुलाया, छुप के नहीं बुलाया। चलें फैसल साहब, अच्छा चीफ जस्टिस ने ऐसा कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था कि हुकूमत पाबंद ने ये बनाने की, आप बताएं चीफ जस्टिस ने कोई ऐसा तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था? तहरीरी प्रेस रिलीज मौजूद है भाई, पढ़ के आया करो, मतलब लोगों के स्क्रिप्ट ना किया। अरे प्रेस रिलीज को छोड़े यार, प्रेस रिलीज को छोड़े, प्रेस रिलीज कानून नहीं होता, फैसला नहीं होता। तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था, कोर्ट की प्रेस रिलीज थी। अरे प्रेस रिलीज होगा, अभी मैं पूछूंगा तो चुप करके बैठे रहोगे। हुक्मनामा जारी किया था, हुक्मनामा था, हुक्मनामा है। जो फैजाबाद धरना केस का फैसला है उसका 53 पैरा, जरा बता दो क्या था वो। अरे इसको छोड़े यार, ये कमीशन पे आप बताएंगे कि हुक्मनामा था कोई सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपने बनाना है? चले ठीक है आमिर साहब चले बात आगे ये पता नहीं कहाँ से लालू कैसे उठ के आगे दानेश्वर बन जाते हैं। जी फैसल साहब देखिए बात यह है कि हुकूमत ने अपने जो है कमीशन बना के, आमिर साहब की अपनी राय। जी बिल्कुल फैसल साहब, इनकी राय तो बेचारों की जो है, मेरा नाम जो कमीशन बना वो हुकूमत की ख्वाहिश है। ठीक है फैसल साहब जी। तो हुकूमत ने जो है वो कमीशन बनाकर उसमें जो है छुपने की कोशिश की कि भाई मामला जो है किसी तरह जो है वो दब जाएगा। अच्छा दोनों ने मिलकर बना लिया, हुकूमत ने लाइन दी होगी भाई चीफ जस्टिस साहब चलो आप इस तरह बोल दें, एक प्रेस रिलीज भी आप जारी कर दीजिएगा ताकि हमारा भी जो है ना फेस सेविंग हो जाए, हम कह सकेंगे कि हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, इसका जवाब देना पड़ेगा। बनाया। मैं आपको मौका दूंगी, आप देखें आप ये वही वाली बात की है। जी अब भाई बात करने देना, मैं अपनी मर्जी की बात कर रहा हूँ, आपकी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि कमीशन में अगर कमीशन का जवाब देना पड़ेगा। मैं देती हूँ मौका। अच्छा फैसला आप मत दिलवाना, आप मुझे नहीं करना, बाकी खैर है। चले आप मत करवा देना नोटिस, आप वीडियो बना के नहीं भेज देना के लिए, बाकी खैर है। ये लाइव जा रहा है। बात ये है कि चले आप फैसल साहब। अच्छा आप क्लिप नहीं भिजवाना ना, बात ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा अफ्तार किया है, बहुत हैवी किस्म का, जरा तफसीलात भी बता दें। असल में मसला ये है कि खुद नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस ने लिया है और आमिर साहब गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। भाई मेरा क्या कसूर है इसमें? चले मेरा क्या कसूर है? आप भी उनकी मैंने कहा था चीफ जस्टिस को नोटिस लेने। अरे भाई रो तो आप ही रहे हैं खुद पे, मुझे करने नहीं दे रहे ना, मुझे करने का दे रहे बात, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तो मेरे बोलने से आपको टाइम मिल गया। आमिर साहब मैं आपको बाद में मौका दूंगी, पहले फैसल साहब को मुकम्मल कर लेने दें, ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाना है, इंतजार कर रहे हैं। जी फैसल साहब। बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने अस्कुज नोटिस ले लिया है, अस्कुज नोटिस लेके क्या ये मसला हो जाएगा? ये इस वक्त देखना है। अगर आप समझते हैं कि अस्कुज नोटिस लेके फिर आप इसको मिट्टी पाव की पॉलिसी के दबाने की कोशिश करेंगे तो ये मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, मामला दबेगा नहीं, ये किसी न किसी शक्ल में खड़ा रहेगा और ये मौजूदा हुकूमत का बिल्कुल ताकुब करेगा। और ये सूरत यहाँ जो समझ रहा है ना, ये मामला दब जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, खेल अभी खत्म नहीं होगा, खेल अभी शुरू हुआ है, ये बात समझे बस। और आमिर साहब को बोल लेने। अच्छा आमिर साहब एक फिक्रा सिर्फ, जी कर लें कमेंट। जी ये औकात इतनी है कि वो जिसको कहते हैं ये कह रहे हैं हुकूमत का ताकुब करेगा, वो जज शिकायत किसकी कर रहे हैं यार? नाम लो एजेंसियों का, जरा सीधे होके बात करो। चले ब्रिगेडियर साहब, मतलब तलसरा तो सही करा करो यार, जब खत की इतनी वकालत कर रहे हो तो बात तो ठीक करो। ब्रिगेडियर साहब अब ये मामला आपको लगता है कि इतना सीधा और इतना आसान है? अब ये खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार किया है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई आपस में ताल्लुक है और वजह क्या हो सकती है ब्रिगेडियर साहब? देखें जाहिर है कि अगर पहले एक दफ़ा उन्होंने नोटिस वो जो जुडिशल लेटर गया जुडिशल कमीशन को, वहाँ फैसला हुआ, फिर हुकूमत ने बैठ के मुज़ाकरात किए और उसके बाद एक फैसला कर लिया। पॉइंट ये है कि प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये जिस वक्त ये डिटेल जो हुए हैं तसद्दुक़ जिलानी साहब, उस वक्त वो भी पहले एग्री कर गए, आमिर साहब ने बात भी की है, उनकी बात भी हुई थी, और उसके बाद जब 300 जजेज ने एक बार की तरफ से आगे प्रेशर डाला तो वो ही बैक आउट।
ये चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए इससे बड़ी इंकरेजमेंट होती है कि हम फिर हर चीज़ को धरने से, स्ट्राइक से, थ्रेट से इसको चेंज करना शुरू कर दें। एक तो ये बात। सेकेंडली देखें, ये बहुत देर से टाइम टू रेज दिस इशू। आप ये कितने पुराने इशूज हैं, कब से होते रहे हैं, जो जज को शिकायत थी उसने पहले क्यों नहीं की है, और फिर 6 जजेस इस तरीके से अगर करते हैं तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने की बात इसलिए होती है कि इस वक्त मुल्क में आपके सामने अभी नई हुकूमत बनी है, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक आपके सामने प्रॉब्लम है, IMF वर्ल्ड बैंक आ रही है, अभी महंगाई होनी, या तो ये इस तरीके से इशू किया गया कि जी आप सब कुछ बाकी महंगाई, इन्फ्लेशन सब साइड पे कर दो, अब 2 महीने इसी के ऊपर चलते रहो। अदरवाइज ये ऐसे मौके पे इश्यूज नहीं होने चाहिए। मुल्क के लिए देखें कि मुल्क में टेररिज्म हो रहा है, किस किस्म के हालात हो रहे हैं, फौज आपने सिक्योरिटी फोर्स को पहले निशाना बनाया जा रहा है, तो आप ट्रोलिंग देख लें क्या हो रही है। इंडिया में देखें क्या वो किस तरीके से उन्होंने ढोल बजा रहे हैं बैठ के इशू के ऊपर भी और के ऊपर भी। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इज टोटली कंट्रोल्ड, लेकिन वहाँ कभी इशू ऐसे नहीं आए हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ, देखिए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए हमेशा 4 चीज़ें कहता हूँ कि एक गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी मेरिट होना चाहिए, और फिर करप्शन नहीं होनी चाहिए, और करप्शन के खिलाफ फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये सबसे इशू बड़ा है कि हमारे पॉलिटिशियंस हैव टू वेरी स्ट्रांग, अपनी पार्टी में डिसीजन लेते हैं, मंजूर लेते हैं, अगर वो उसको पूरा करें तो आवाम का अपने पॉलिटिशियन के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जाहिर है कि कभी कोई किसी ना फौज की जरूरत होगी, ना इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी की जरूरत होगी कि किसी चीज में इन्वॉल्व हो सके। ये हमारी अपनी कमजोरी हमें ठीक करने की जरूरत है। सेकंड, इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एक ऑनेस्टी आई फील कि दिस इज नॉट द टाइम इसको लेने की। आप देख लें तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही कोई इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, कोई हेल्थ की बात नहीं कर रहा, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, वाटर क्राइसिस की बात नहीं कर रहा, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, फूड ग्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज टॉकिंग, और ये इंडिया में मजाक बना हुआ है। ये हमने देखना है इस मौके के अंदर कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। एक अगर भी इशू हो गया, फैसला हो जाता है, लेट दैट हैपन, और उसको कोर्स में क्या इनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होगी, क्या ये चीजें कोई प्रूफ कर सकेंगे, ये भी देखने की। ये सारी लेट द कोर्ट अभी इनको डिसाइड करने दे, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हमें बहुत ज्यादा इसको उछालना नहीं चाहिए कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ है। हमारी जुडिशरी दे वी शुड हैव अ ट्रस्ट, उन्होंने ओथ लिया हुआ है, जो भी वो बात करें आई थिंक दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट डेफिनेटली जजेस के जो सिलेक्शन करने का सिस्टम चेंज होना चाहिए। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ये जो चिट आ जाती है पॉलिटिशियन के अपनी मर्जी के लगा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जज बन जाता है, एक वो बार में चला जाता है, बार बेंच का नेक्स्ट हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। सही जी, इलियास साहब। देखिए एक मौका था कमीशन के पास, अगर ये चले जाते कमीशन, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी, कमीशन अगर इसका फैसला करता तो कमीशन के लिए अच्छा था। कमीशन बेहतर अंदाज से करता उसका, जो तमाम शवाहिद वगैरह देखता और ये सारे मसले वगैरह। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने ले लिया है, लेकिन इसको डिले नहीं करना चाहिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब देखना चाहिए फर्दर इसको देखना चाहिए। अगर कर तो रहे हैं वो, इसको अगर करते हैं तो इसको स्पीडी काम करके बताएं कि इसके क्या मसले का हल निकालें, क्योंकि जो जितना प्रोलॉन्ग कर लेंगे, या तो डिले करने से, या तो इसमें हो जाएगा जो जैसा कहा जा रहा है ना मिट्टी पाओ, या ये हो जाएगा, या फिर इसके करने से फिर इसके और मसले पैदा होंगे। तो इसलिए इसको देखना चाहिए, बड़ा स्ट्रिक्ट अंदाज से इसको देख के फैसले करने चाहिए। जो भी ख़त लिखा गया, जिन्होंने शिकायतें की गई, उनकी शिकायतों को देखना चाहिए। अगर ठीक है तो उजाला होना चाहिए, नहीं तो फिर आइंदा से इस तरह का तरीका कार बनाना चाहिए कि फुल प्रूफ हो सिस्टम, ताकि इनको कोई कुछ कह ना सके, और ये अपना बेहतर अंदाज से अपना जो काम कर सके। इनकी भी मॉनिटरिंग हो, और इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए ताकि कोई अपने दायरे कार से हट ना सके। अगर इस तरह नहीं कर सकेंगे, इस वक्त है, अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर इसका मसला होगा। तसद्दुक जिलानी साहब बहुत एक मंझे हुए जस्टिस हैं, उनसे रब्ता भी रहा काफ़ी अर्सा, लेकिन वो इस तरह की बातें, वो जाहिर है उन पर भी कुछ ना कुछ मसला हुआ होगा जिसकी वजह से वो पीछे हट गए, क्योंकि इनमें से वो या तो फिर इसको आर पार कर देते, या फिर उनको रोका जाता। तो समझ आ रही है, जो बेटा भी ज़ाहिर है खत लिखने वालों में शामिल है, इसलिए तो वो मसलों में ना, वो इस मसलों में नहीं पड़ते। तो वो जाहिर है ठीक है, अब चले गए, चीफ जस्टिस साहब इसका करें, जो भी फैसला करें, और जब प्रोसीडिंग इसकी स्टार्ट होगी तो वो देखने वाली होगी, क्योंकि उसमें सबको जवाब देने पड़ेंगे। ये भी देखना पड़ेगा ये लाइव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर लाइव करें तो ये सबको जवाब देने पड़ेंगे, और जवाब बड़े इसमें इनको सामने आके देने पड़ेंगे। तो जब ये होगा तो उसमें पता चल जाएगा, ना सिर्फ
अदलिया को पता चलेगा बल्कि अवाम को भी पता चल जाएगा कि कौन किस तरह बात कर रहा है, किसने अवाम को पता चलने सानू तो लग पता गया जी। तो उसमें सारा ये चीजें होंगी, तो इसमें इस मसले को ये अब प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए, इसी महीने में फाइनलाइज कर देना चाहिए। तो एक ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे नई हुकूमत बनी है, महंगाई बढ़ी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस मौके पे ये नहीं होना चाहिए। तो जो उनके साथ हुआ है ब्रिगेडियर साहब वो भी नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस क्योंकि मुल्क में इस तरह की बातें होंगी तो फिर अदलिया पर जो आपको देखनी, अदलिया की अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, साफ सुथरा इंसाफ मिलता हो तो बाहर से इन्वेस्टर आएगा, वरना इस तरह कोई नहीं आएगा इधर। इस तरह देखेंगे जिस तरह मसला इस तरह आप देख लें, आपके हमने इस्लाहात लानी है ना, IPPs का इशू था, उसके आज तक मसला हल नहीं हो सका। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये मामला ऐसे चलिए। बहरहाल अब देखते हैं कि बुध को 11:30 बजे इसकी समाअत है। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। मामला किस तरफ जाएगा ये सामने आ जाएगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल PTI के लिए कानूनी और सियासी राह हमवार होने वाली है, तो उससे क्या वाकई ये जो सियासी रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी PTI को मिल सकता है या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जहाँ एक जानिब कल सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ PTI के लिए एक अच्छी खबर भी आई कि बानी PTI को अधूरा ही सही लेकिन कानूनी रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल की है। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या नैब सज़ा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें सज़ा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं, ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। इस पर अदालत ने कहा यह नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है, इसे हम सराहते हैं। बानी PTI के वकील ने इस्तदा की कि सज़ा के साथ सज़ा का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी उसको छोड़ दें। दलाइल के बाद अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे जो मनसूख हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक रहनुमा PTI फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में PTI के लिए सियासी और कानूनी चैलेंजेस कम हो पाएंगे या नहीं, इसी पर हम ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लगता है, क्या ये जो बानी PTI के लिए कानूनी रिलीफ है ये सियासी रिलीफ में बदल सकता है? कानूनी और सियासी राह हमवार होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बानी PTI के लिए? देखें, इसमें 2-3 इशू है। नंबर 1 इशू है कि कोर्ट केसेस हैं और एक में हो गया, अभी 2 केसेस रहते हैं और वो जाहिर है कि एक का निकाह का है और एक मेरे ख्याल में एक और दूसरा केस है, साइफर का केस है जो अभी लगा हुआ है, उससे भी चल रहा है। सो ये रहेंगे तो अंदर ही फिलहाल एक का मतलब केस चलता रहेगा। बात ये कि आप मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ वगैरह के जब केसेस बने थे, शहबाज शरीफ पे, उनकी पूरी पोलिटिकल पार्टीज पर, कुड एनीबॉडी इमेजिन कि वो वापस आ जाएंगे और उनके केसेस स्पीड से ख़त्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो हर वक्त ऑप्शन रहती हैं, बट द ओनली थिंग के कोर्ट केसेस ये PTI को चाहिए कि अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ, डिफेंस के एविडेंस के साथ केस लड़ें, बजाय इसके सड़कों पर आए, धरने दें, ईद के बाद कहने हम वो स्ट्राइक करेंगे, प्रेसिडेंट निकालेंगे। दिस नो पर्पज। आप ये काम करें ताकि आप दलील के साथ जाके अपने बेसिस को खाल करें, देन गेट अ रेमेडी और आपको रिलीफ मिल सकना चाहिए। ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये देखें, पोलिटिकली केसेस जो हैं ये इसी तरह रिजॉल्व होते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त 3 केसेस बने हुए हैं और डिसीजन हो चुके हैं, इट विल टेक सम टाइम। बट ये मेरे भी एक जो जितना एनालिसिस हम करते हैं यही है कि कितने भी केसेस होंगे, कहीं ना कहीं किसी वक्त पर चाहे पॉलिटिकल रिलीफ मिले या कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बता दिया है। अब देखना ये है कि इसके साथ किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाता है, इसको हल किया जाता है, फिर कितना PTI मैच्योरिटी शो करती है कि वो अननेसेसरी के आप फिर वही चले जाएं, वायलेंस में चले जाएं, आप और डिफरेंट आप बातें शुरू कर दें, खिलाफ बातें शुरू कर दें, सिक्योरिटी फोर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। इसको अवॉइड करें। आप मेरिट पे केस के लड़ें, दलील दें। आई एम श्योर कि कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट के हमें सबको एक यकीन है, वी हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द कोर्ट्स। जो फैसला करेंगे वो भी सबको कबूल करना चाहिए। लाइक जो हम बात कर रहे थे कि जी ये अभी लोगों का जजेस का बेंच बन गया, देन एवरीबडी कुड एक्सेप्ट। हमें ये कहना चाहिए नाउ द लार्जर बेंच इज देयर एंड वी हैव ट्रस्ट, लेट द कोर्ट हैंडल इट। और जो डिसीजन है, चाहे ऑपोजिशन के खिलाफ है या गवर्नमेंट के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, एक्सेप्ट करें। हमारे में एक्सेप्टेंस की टॉलरेंस नहीं है, ये हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। जी आमिर साहब।
मैं तो आज वो देख रहा हूँ पिट स्यापा ग्रुप जिन्होंने सर में धूल डाली हुई थी कि नवाज शरीफ को आते ही सजा मुअत्तल हो गई, फलां हो गया, जी बरी कर दिया। ये वही बेंच है जिसने इमरान खान साहब के लिए की, और ये वही नैब है जिसके प्रोसिक्यूटर ने खड़े होकर कहा कि जी हमें सजा की मुअत्तली पे कोई एतराज नहीं है। अब बता दें क्या फर्क पड़ा? वो बोले सारे, यही बेंच था, सेम 2 रुकनी बेंच था और यही नैब था, नैब के प्रोसिक्यूटर थे। और नवाज शरीफ की तो अपीलें कई साल बाद लगी, इनकी अपीलें साथ साथ शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है अगर एक अदालत सजा देती है। यही हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो सुप्रीम कोर्ट से 184(3) में सजा दिलवा दी और फाइनल फैसले कर दिए, और खान साहब के केसेस बिल्कुल कानून के मुताबिक निचली कोर्ट से चले हैं और अब अपील पे आए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। रेमेडीज के तमाम कानूनी तकाजे खान साहब को मिल रहे हैं, दर्जनों जमानतें मिलती रही। आज देख रहे हैं हमाद अदर को, वो कह रहे हैं ना 51 केसेस में 10 मिनट में पर सेकंड 10 सेकंड में एक मुकदमे में जमानत हुई। हम बार बार कह रहे थे भाई शेर अफजल मरवत वगैरह पे अब आजकल पीटीआई चढ़ी हुई है कि भाई जिसने जुर्रत की वो खड़ा हुआ, उसने जल्द से जुलूस किए। पंजाब की क़यादत क्यों छुप गई, क्यों भाग गई? मियां असलम इकबाल बहुत अच्छे लाहौर के जबरदस्त आदमी हैं, वो जमानत लेने के बाद भी क्यों नहीं आ रहे? हमाद अदर ने अब जमानत ली है ना, तो कोर्ट्स पहले अतर में नल्ला साहब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जमानतें दिया करते थे, अब पेशावर से हो रही है, तो कोर्ट्स को कोई रोक तो नहीं सकता ना। ये उनका काम है, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाएं या ना जाएं, शेर जंगल का बादशाह है, क्या कह सकते हैं उसे। लिहाजा जाना चाहिए सिस्टम के ऊपर, आपको सिस्टम के ऊपर धमकी हमले रियासत पे नहीं करने चाहिए, बल्कि ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो रियासत ने बंदोबस्त भी यही किया हुआ है कि आपके पास रेमेडीज मौजूद हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों फैसला किया जुमे वाले दिन जो फौजी अदालतों के ऊपर, एक तरह से वो फैसले अदालतें तस्लीम भी कर ली गई कि जिनकी रिहाई बनती है ईद से पहले कोशिश करें कि वो रिहा हो जाए। अब फैसला तो पहले भी स्टे का सुप्रीम कोर्ट का था, अब भी सुप्रीम कोर्ट का है, तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि वकला आपके तैयार होके जाए, बात करने जाए। यहाँ पे वकला ने कोई भी कारनामा नहीं अंजाम दिया, ये जो आज सजा मुअत्तल हुई है, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने वही काम किया है जो नवाज शरीफ के लिए हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ की जमानतों में उन्होंने पूरा जोर लगाया था कि ना हो सके। यहाँ पे उन्होंने खुद ही कह दिया, क्योंकि सजा सस्पेंड होने का मतलब है बेल हो गई एक किस्म की, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है, यानी जुर्म मौजूद है जो कि जब अपील लगेगी उसमें जाके होगा। सही है जी। आया साहब ये तो हमारे यहाँ का ट्रेंड है ना, जब हक में बात आए तो सब अच्छा है, जब खिलाफ आए तो फिर वही अदालतें भी ज़ेरे हताब आती हैं। लेकिन हमारा जो सवाल, आपको लगता है कि अब ये कानूनी रिलीफ सियासी रिलीफ में बदल सकता है और ये मुस्तकिल रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा बानी पीटीआई? देखिए, मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने जो कहा कि अदलिया ये वही अदालत थी, वही अदालत मरियम नवाज साहबा के खिलाफ बड़े सख्त रिमार्क्स देती है जब ज़ाहिर है उनको रिहा नहीं करने का मूड होता या रिहा करने का नहीं कहा जाता, मतलब लेट मी पुट इट दिस वे। फिर वही जब रिहाई का वक्त आ जाता है फिर वो रिमार्क्स बदल जाते हैं। वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो ऐसी की तैसी उसकी इमरान खान की, वही वो जो आप नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, आज वो कह रहे हैं कि जी नहीं, कोई हमें एतराज़ ही नहीं इस पर, बिल्कुल वो आप मुअत्तल कर दें, हम कौन होते हैं इस पर एतराज़ करने वाले। और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या कहते हैं, क्या कमाल कर दिया है नायब ने, वो मेरी समझ से बाहर है यार। चीफ जस्टिस का एक अपना मतलब, वो क्यों तारीफ करने पे मजबूर हो रहे हैं भाई नैब के प्रोसिक्यूटर की? वो ऐसी की तैसी, वो जो मर्जी कहता रहे, आपने अपना फैसला करना है ना कि आप उस मतलब आप शायद किसी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी मेरा कसूर नहीं है, ये चूंकि इसने कह दिया कि ये हमें मुअत्तली पे एतराज़ नहीं। इन अदालतों पे मैं कैसे एतबार करूं, या ये कौम कैसे एतबार कर ले इन अदालतों पे कि ये फैसले, आपका क्या ख्याल है कि इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं? आई एम सॉरी, इंडिपेंडेंट फैसले मुझे नजर नहीं आ रहे होते इन अदालतों के। मतलब एक बंदे ने सजा दी थी तो दूसरे को किसी दूसरे से दिलवा दी जाती ना, चले फिर भी समझ आ जाती। अब एक ही क्यों, मतलब देखें वो कुछ अर्सा पहले जब फवाद चौधरी साहब की जमानत के लिए आना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उस वक्त वो रिमार्क्स दिए बाकायदा पीटीआई वालों ने, उनका ना करना है यार, वो तुसी जड़ा केस कर रहे हैं पीटीआई दा, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने अपने को रख लेना है। मतलब इस हद तक जब वो अनसर्टेनिटी चली जाती है, जब आप पे अदम एतमाद हो जाता है, तो आई एम सॉरी, फिर उन अदालतों पे एतबार नहीं किया जा सकता। वो फैसला किसी के भी हक में करें, वो इमरान खान को कल रिहा भी कर दें, मैं फिर भी इस अदालत पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तो इन्हें अदालत ना करा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, आप अपने बयान के खुद जिम्मेदार हैं, अपने तजिए के खुद आ रहा है। बहरहाल जी, अब ये क्या अधूरा रिलीफ है या रिहाई कब,
और कैसे मुमकिन हो सकती है। मैं आमिर साहब ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आकर आपको कमेंट ले लूँगी। अभी ब्रेक नाज़रीन, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे इसी सवाल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है कानूनी चैलेंजेस कम हो पाएंगे बानी पीटीआई के लिए, और ये क्या भी जो कानूनी रिलीफ है ये सियासी रिलीफ में भी बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, कानूनी चैलेंजेस तो पीटीआई को या इमरान खान को है नहीं। बुनियादी तौर पे इमरान खान को जो है ना वो हालात के चैलेंजेस हैं। जिस दिन वो हालात बेहतर हो जाएंगे तो उनके लिए जिसको आप कानूनी चैलेंजेस कह रही हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के केसेस बनाए गए उसकी तो बड़ा मिसाल नहीं मिलती। अब इद्दत का ही मुकदमा अब देख लें कि मैं किसी मजहबी स्कॉलर की बात सुन रहा था तो उनके मुताबिक कि 1400 साल में आज तक कभी इस तरह का केस जो है वो किसी के ऊपर जो है ना वो नहीं बनाया गया था। फिर जिस तरह फैसले किए गए इलेक्शन के से एक हफ्ते पहले और बल्क में फैसले आना शुरू हुए, तो वो कानूनी पहलू तो इन केसेस का कोई है नहीं, हालात का पहलू है जिसको हम एक सियासी ज़बान में हमारे यहाँ जो राइस ज़बान है उसमें शिफ्ट कहते हैं कि शिफ्ट है। तो जिस दिन वो सूरत हाल तब्दील होगी तो ये मामला भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इतने वजन तो बहरहाल इन किसी केसेस में है नहीं। अब इतने बड़े मामला में जो चीज़ें निकाली गई हैं ये तफ्तीश करने वाले इदारों के लिए भी जो है ना वो एक अलमिया है कि वो इतनी बड़ी हुकूमत में कुछ बड़ी चीज़ तलाश करने में जो है वो क्यों नाकाम है। जी इलियास साहब, देखिए ये जो सारे इस वक्त फैसले आ रहे हैं इसमें जो मामलात हैं इनको देखना पड़ेगा, इसको सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे इनके, क्योंकि मामलात अगर जूं के तूं रहे तो फिर मसले हल न होते दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि ये पाकिस्तान में तो ये सारी देखें कि इसी तरह होता आ रहा है और मामला चलते जा रहे हैं। अगर मामलात को लेके चलना है तो फिर इसको सीधा करना पड़ेगा सबको। इसमें ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी की ये पार्टी के फैसले आगे उनके फैसले आगे, इसमें मामलात को देखना पड़ेगा। कल उनके फैसले आ जाते वो कहते हैं जी उनके हो गए, इस तरह पर अदलिया को एक साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अदलिया के जो फैसले करती है उसके फैसले को तस्लीम करना चाहिए। आज इनकी ज़मानतें होगी, कल उनकी ज़मानतें होगी, जो भी होता है तो देखें इनके फैसले एकदम हो जाते हैं। दूसरे आम आदमी के आप देख लें केसेस ही नहीं लगते, अरसा लग जाता है, सालों साल लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और इनके केसेस देखें कैसे लगते हैं दोनों के, ये एक सियासी जमात के नहीं दूसरी सियासी जमात के भी। और वक्ती तौर पर ये नहीं कि इनको रिलीफ भी मिल जाता है, तो रिलीफ लेना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये सारे सिस्टम ठीक होने वाला है, इसकी ओवरऑलिंग होने वाली है सिस्टम को होना। ये सिस्टम इसी तरह लोग सारे हंसते हैं कि जी कभी कहेगा जी 50 रुपए के स्टाम्प फॉर्म पर ले गए उनको बाहर ले गए। अब देखें इनकी ज़मानतें भी एक होने जब जाती थी, आप देख लें लाहौर हाई कोर्ट में हम खुद सब देखते थे, इस्लामाबाद में ज़मानतों के लिए जाते थे तो एक इस तरह जाते थे, लाहौर ऑर्डर की सिचुएशन होती थी। अदालतों को अदालत रहना चाहिए जिस तरह जाते हैं और उसी तरह उनके लिए करने, बल्कि लेट नाइट तक अदालतें भी खुली रहती थी। ये इस तरह तो नहीं, जिस तरह सबके लिए होता है, सबके लिए, सब इंसानों के लिए बराबर होना चाहिए, सब शहरियों के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के लिए सारी रात 10 बजे भी अदालत खुली हुई है, किसी के लिए नहीं खुली। जी बड़ा अहम फैसला था, अहम फैसला आम आदमी का भी अहम फैसला है। पाकिस्तान के उतने ही राइट्स हैं जितने इनके भी हैं राइट्स। तो इन मसलों को इनको हल करना चाहिए। ये मसले इसी तरह देखें, अब इसका भी आ जाएगा, देखें इनकी अदालतों के कल इनके सारे हो जाएंगे फैसलों के, जमानतें आ जाएंगे जी। पीटीआई वालों के दूसरे कहेंगे जी उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया, अभी एकदम कुछ बदलते जाएंगे। अभी ये आज कहा जा रहा है कि जी रिलीफ मिल रहा है इनको, कल वो कहेंगे कि जी आमिर साहब आप एक कमेंट भी करना चाह रहे थे, साथ ही ये तासुर वैसे खुद कितना खतरनाक है, जब दिल किया रिलीफ दे दो, जब दिल किया सजाएं दे दो। हाँ तो यही इस तासुर में फर्क क्या है? ये तो है ना कि एक के लिए 4 साल की में अपील नहीं लगती, एक के लिए 2 महीने में लग जाती। फर्क तो है, जमानतें लोगों को नहीं मिलती थी, यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से मिलती हैं, वही मैं बता रहा था। बाकी वो तो मैं हंस रहा था जो अयाज साहब को आपने कहा था ना कि फिर जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी सारे यहाँ दिया है। ब्रिगेडियर साहब सवारी अपने सामान की 4 साल मौका नहीं मिला, किसी को 1 साल। इससे हटकर ये जो सवाल सिस्टम पर उठाया जाता है कि ये जब दिल का आज़ाद कर दो, जब दिल किया सजाएं दे दो, तो ये खुद कितना खतरनाक बात है ये ब्रिगेडियर साहब। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है अदलिया के लिए। अदलिया को अपनी साख ठीक करनी पड़ेगी, अदलिया को इनवर्ड देखना पड़ेगा कि आप डिसीजंस कैसे करते हैं,
किस वक्त करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और क्या आपने अपनी कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, आपने कोई सिस्टम ऑफ सिलेक्शन जजेस को चेंज किया है, आपने पीछे जो हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस हैं उनका क्या किया। बेचारे सुबह से आके बैठते हैं, रात शाम को डेट पड़ जाती है, उसको फिर 6 महीने की डेट पड़ जाती है। साहब 6 जजां का फैसला ठीक हो गया तो अदलिया भी ठीक हो जाएगी। इन्होंने साबित करना पैना फिर ठीक होना काम। जी जी अच्छा, फैसल साहब को आपने नाराज कर दिया। आमिर साहब आप वो पॉपकॉर्न भी नहीं खा रहे सिस्टम की बात पे, अब वो चुप करके बैठे। गलत हो गया ना नहीं, और अगर फैसला गलत हो गया तो फिर क्या होगा यार साहब? फिर ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह, ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। फिर फैसल साहब गिफ्टेड पॉपकॉर्न हम सब खाएंगे जी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।